तो दिस इज़ दी लास्ट एग्जांपल। ये प्रॉब्लम है जो हम इस सीरीज में करेंगे। बिफोर फॉर्मली जो रैप करेंगे हम ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का इस प्रॉब्लम के साथ, और इसके बाद हम आपकी तरफ बॉल को आपके कोर्ट में डाल देंगे कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितनी आप इसको करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक आई हैव इंक्लूड 4 प्रॉब्लम एंड देन आई हैव आल्सो सॉल्व 2 एग्जांपल। तो मुझे उम्मीद है, काफ़ी हद तक यकीन है कि इंशाल्लाह ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप तमाम सवालों को लेकर के हल करने लग जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि जहाँ आप इसको खुद अटैम्प्ट करने लग जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें गलतियाँ आएंगी, और फिर जब अटैम्प्ट करने में जो आपके कंसेप्ट हैं ना वो असल में असेस होंगे और एनालाइज होंगे और चेक होंगे कि आपके वो कंसेप्ट सही बने हैं या नहीं बने हैं, और यकीनन वो उसमें कमज़ोरियाँ होंगी, कोताहियाँ होती हैं। तो वो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि आपने स्पून का चम्मच ले लिया और वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यकीनन ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो उससे चीज़ें आएंगी, जो मुश्किलात आएंगी आप इसको डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, आप अपने पुलिस के साथ डिस्कस करेंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें हल होंगी और प्रैक्टिस से हल होंगी। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मसाइल हल होंगी और उतनी ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा, न सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का बल्कि न्यूमेरिकल पार्ट का भी। तो ये एक है कि लेफ्ट हाफ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ जो पता चल रहा है, और उसका जो आधा पोर्शन है उसके ऊपर लोड है और आधा पोर्शन के ऊपर लोड नहीं है। तो आधे पोर्शन के ऊपर जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कह रहा है कि इसके ऊपर लगा होगा ऑफ इंटेंसिटी 600 न्यूटन पर मीटर, आधे के ऊपर 600 न्यूटन मीटर के पर मीटर के हिसाब से। तो कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ई आई डेल्टा एट द मिड स्पैन। इट्स नॉट सेइंग कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, लेकिन मिड स्पैन के ऊपर कह रहा है कि डिफ्लेक्शन मालूम करके दे दें। और नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ ई इज इक्वल टू 10 गीगापास्कल डिटरमिन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आई। यहाँ आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ रहा है। देखेंगे ये वो बड़ी जो एप्लीकेशन हम पढ़ते आए हैं कि दैट लिमिट द मिड स्पैन डिस्प्लेसमेंट टू 1/360th ऑफ द स्पैन। अब वो यहाँ अगर आपने डिफ्लेक्शन को परमिजिबल लिमिट के अंदर रखना है तो फिर आप उसको बता रहे हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना रखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना रखने का मतलब ये है कि देन यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द क्रॉस सेक्शन उस सेक्शन का आप बता रहे हैं, क्योंकि उसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बताने का तो ये उसने बताया है कि भाई ये मैं मटेरियल जो है वो स्टील का या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत हाई मॉडुलस है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो उस मॉडुलस का आप कह रहा है कि मैंने मटेरियल तो ये इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं इसका किस क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करूँ। तो देन यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। समझ में आ रही बात की। तो दिस बीम वट एवर मटीरियल ये है, इसको जो है एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम इस्तेमाल होना है, और उसके आधे पोर्शन के ऊपर वो लोड लगा रहा है, एंड जो रेस्ट हाफ है वो नहीं लगा रहा है। ये देखिए कि ये है कि आधे पोर्शन के ऊपर लोड लगा दिया है। इस बीम का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज़ 10 गीगापास्कल, और आधा जो सेक्शन ऑफ द बीम है दैट इज़ एम्प्टी। तो अब वो ये सवाल था जो अभी हमने लास्ट 3 सवाल में कंटिन्यूटी थी, और देयर वाज 1 सेगमेंट वाज इनफ फॉर दैट। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको 2 अलग अलग सेगमेंट लेने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ वेरिएशन इन लोडिंग। यहाँ एक लोडिंग आ रही है, बी के ऊपर वो लोडिंग ख़त्म होती है, एंड देन जो बी सी पोर्शन है वहाँ कोई लोडिंग नहीं है। तो फिर आपको अब 1 सिंगल जो एलिमेंट होगा ए सी में नहीं हो सकता, यू विल हैव टू डिवाइड दिस इनटू ए बी एंड देन बी सी। तो अच्छा सवाल है, इंशाल्लाह देखते हैं कि ये वो बीम थी। ज़ाहिर बात है अब जो हमने स्टेप करने हैं तो वो हमने इसके जो अगर आपने इलास्टिक कर्व ड्रा करना है तो इलास्टिक कर्व की अब हमें यहाँ इसके पर ये पता नहीं चल रहा होगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी। तो अगर आप इसको मैं ड्रा करता हूँ तो रफ डायग्राम में ज़ाहिर सी बात है अगर लोड की इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि कोई इस किस्म की चीज़ आ रही होगी यू, क्योंकि ये मुझे पता है, आपको भी पता है कि जो सपोर्ट है ये सपोर्ट के ऊपर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होनी है, और ये सपोर्ट के ऊपर मोमेंट आनी है, और मोमेंट की वजह से यहाँ कर्वेचर आएगा, स्लोप आएगा। तो ये मुझे पता चल रहा है क्योंकि यहाँ लोड लगा हुआ था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि स्लोप वुड बी ग्रेटर हियर। जो थीटा ए और ये थीटा सी है, लेट्स सपोज आई कॉल इट थीटा ए एंड आई कॉल दिस एज थीटा सी। तो मुझे ये पता चल रहा है कि थीटा ए जो होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज क्लोज टुवर्ड द पॉइंट ए। और दूसरी ये कि अब ये मुझे पता चल रहा है चूँकि सिमेट्री नहीं है तो ये है एटलीस्ट कि मिड स्पैन के ऊपर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये किस एरिया के अंदर होगी, इस एरिया के अंदर। ये जो आपके पास रीजन है
इस रीजन के अंदर आपके पास डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगी। लेकिन कहाँ मैक्सिमम आएगी वो हम देखेंगे, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये हमें पता है कि जहाँ स्लोप ज़ीरो होता है वहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आती है, तो स्लोप इक्वेशन के अंदर हम उसको ज़ीरो की इक्वेट करेंगे और वहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो फिर देगी। तो ये आगे चल के आप देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इलास्टिक कर्व जो आपका थोड़ा ध्यान में आ रहा था कि भाई ऐसी बोल देते हैं कि खुद से ड्रा करना है, तो यहाँ जो लोडिंग की अंडरस्टैंडिंग थी उससे और लोडिंग और सपोर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों की कम्बिनेशन से हमें पता चला कि किस किस्म का ये चीज़ हो सकती है। अगर इसी चीज़ को मैं, इसी लोड को मैं कैंटिलीवर के ऊपर यूँ लगा दूँ, ये पता नहीं इसके बाद मुझे, अच्छा ये यहाँ पर मैं वो ले लेता हूँ एक दूसरी स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास फिगर आनी है। तो अगर इसी लोडिंग को मैं ये कैंटिलीवर बीम लिया, ये वही सेम लेंथ लिया, पता नहीं 8 मीटर थी जितनी भी थी, और यहाँ मैंने वो यूडीएल लगा दिया, वो जो यूडीएल यहाँ था अब यहाँ लगा दिया। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है? तो जब आपने अपनी इंट्यूशन में खुद उस टाइम ड्रा करना है, जब आप वीडियो देख रहे हैं और आपने इसको डिस्कस करना है अपने जहन में कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है मैं अब सिर्फ लाइन ड्रा करके दे सकता हूँ। अगर मैं इस लोड को इस हाफ के ऊपर लगा दूँ तब इसकी किस किस्म की डिफ्लेक्शन और वो बनेगी, सिचुएशन आप समझ रहे हैं ना। तो अब अगर आप इस लोड को यू मूव अलोंग दिस लोड अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, यू विल सी कि ये जो इसके अंदर इलास्टिक कर्व है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी और तब्दीली आएगी। समझ रहे आ रही बात। तो ये चीज़ जब आपने ये जो दो केसेस हैं, ये आपने जब आप ये को देख रहे हैं इस टाइम, आपने इसी टाइम में अपने उस पर ड्रॉ करना है पेन पे, एंड विद योर इंट्यूशन आपने इसका गैस करना है एंड राइट डाउन योर गैस बिलो दैट कि भाई मैं क्यों ये अपने इलास्टिक कर्व किन बेसिस, किस अजम्पशन की बुनियाद पे कर रहा हूँ, कौन सी मेरी थॉट प्रोसेस क्या था कि मैंने जो इलास्टिक कर्व बना रहा हूँ ऐसा बनाया है। जिस तरह मैंने भी आपको थॉट प्रोसेस अपना इसमें बताया ना कि मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि भाई क्योंकि हाफ पे लगा हुआ था और ये दो फिक्स हिंज एंड रोलर सपोर्ट लगी हुई थी, और मुझे पता था कि जो सपोर्ट होती है हिंज और रोलर उसके ऊपर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है, कर्व आता है, कर्वेचर आता है, स्लोप आता है। लेकिन चूँकि लोड मैंने कहा कि इस हाफ के ऊपर ज़्यादा है, इस हाफ के ऊपर लगा हुआ है, तो फिर मेरी इंट्यूशन ये कह रही थी कि जो स्लोप एट ए है, थीटा ए होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। डिफ्लेक्शन के बारे में मेरी इंट्यूशन ये कह रही थी कि अब डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे नहीं आनी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस हाफ के अंदर आएगी। वो कहाँ आएगी, देन वी कैन फाइंड आउट लेटर। ओके, तो अब ये आपके पास बीम है, जब हमने इसका क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन ऑफ दिस बीम। ठीक है, तो रिएक्शन फाइंड आउट करने का आसान तरीका ये होता है कि आप इस लोड का एक सिंगल लोड बना दें, ये जो कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ ये बना दिया है कि 600 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया 2400। तो दिस नाउ यू कैन कंसेप्चुअली आप ये कह सकते हैं कि आप इसको फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन यू कैन अप्लाई दिस लोड एट दिस सेंटर। ठीक है, अब आपको जब ये सेंटर का मतलब चल गया, तो ये सेंटर का मतलब ये कि 4 का आधा 2 मीटर है, तो ये 4 मीटर, तो यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो 6 मीटर हो जाएगी। तो जब इस किस्म का केस आता है तो फिर आप इस पर जो रिएक्शन निकाल सकते हैं वो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ जो रिएक्शन आना है तो वो दिस लोड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। वैसे भी जो आपकी नेचुरल जो अंडरस्टैंडिंग वो ये कह रही है, चूँकि दिस लोड इज़ क्लोज टू द सपोर्ट ए, तो दिस सपोर्ट ए वुड बी कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम इन सपोर्टिंग दिस लोड। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। अब ये किस रेशो में ए पर कितना आना है और बी पर कितना आना है, वो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इसका आसान तरीका ये है कि इस लोड को इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें टोटल स्पैन से, आपको यहाँ का रिएक्शन मिल जाएगा। इस लोड को इस स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें टोटल रिएक्शन के साथ, तो आपको यहाँ का मिल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप देखेंगे मैंने ये किया हुआ है कि दिस लोड मल्टीप्लाइड बाय दिस 6 डिवाइडेड बाय द टोटल स्पैन 4/4 8, तो इससे मैं किया तो मुझे यहाँ रिएक्शन 1800 मिल गया। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ सी को इस्तेमाल किया कि 2400 मल्टीप्लाइड बाय दिस रिएक्शन डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय दिस टोटल स्पैन 8 विल गिव मी द रिएक्शन हियर। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिएक्शन क्वाइट इजीली रादर देन गोइंग इनटू द राइटिंग द कंप्लीट इक्वेशन। और फिर इस इक्वेशन से आप निकालते हैं ना, फिर आपके पास इक्वेशन ए आती है, इक्वेशन बी आती है, और उसको फिर छेड़खानियाँ करते हैं। तो सम टाइम, नॉट ऑलवेज यू कैन यूज़ दिस मेथड, बट सम टाइम एज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आस्ता आस्ता बढ़ेगा, फिर आप देखेंगे कि आप ये जो रिएक्शन है इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल
एट दिस स्टेप आपने देखा कि हमने रिएक्शन मालूम कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब आपको बीम के सेक्शन कट करने पड़ेंगे सेगमेंट ए बी के लिए और सेगमेंट बी सी के लिए। तो ये सेगमेंट ये कैसे हम कट करेंगे ये हम आपको आके यहाँ दिखाते हैं। अब मैं ये ले रहा हूँ, ये लेंथ ऑफ द बीम थी जो सेम वही बीम है जो हमने वहाँ की थी। अब अगर मैंने इसको सेक्शन को कट करना है, ये लेट सपोज मैं इस जगह के ऊपर सेक्शन को कट करता हूँ, ये जो ब्रैकेट सी मैंने बना के दिखाई, इस सेक्शन को कट करता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, जो इसके लेफ्ट के ऊपर जो भी चीज़ है वो आ जाएगी। तो लेफ्ट के ऊपर आपके पास ये बीम खुद आ गई। ओके, पॉइंट ए के साथ बीम खुद आ गई। उस बीम के ऊपर जहाँ एक्स तक था वहाँ तक एक लोड आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और वो लोड की जो इंटेंसिटी थी वही 600 वाली थी। जो रिएक्शन था लेफ्ट के ऊपर वो रिएक्शन एज इट इज़ फोर्स की सूरत में आया। और यहाँ आपने जहाँ कट किया था उस डिस्टेंस को हम ओरिजिन से इस डिस्टेंस तक को कह रहे हैं कि ये एक्स है। लोडिंग जो थी वो 600 न्यूटन पर मीटर थी। अब वहाँ चूँकि आपके पास टोटल 4 मीटर की आपको पता थी तो आपने टोटल पे कर दिया था, लेकिन यहाँ आप कितनी रह गई है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक्स रह गई है। तो जिस तरीके से वहाँ आपने पूरे 4 से इसको मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ आप इसको एक्स से करेंगे तो ये जो लोड आ जाएगा वो 600 एक्स आ जाएगा। यहाँ यकीनन एक्स पॉइंट के ऊपर कोई रिएक्शन भी आना है और यहाँ एक मोमेंट भी आनी है। ठीक है, तो यही इसी मोमेंट को हमने कैलकुलेट करना है ना, यही वो मोमेंट होती है जो हम कैलकुलेट करके डिफ्लेक्शन इक्वेशन में डालते हैं। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये मोमेंट अब आपके पास कितनी होगी, यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये 1800 मल्टीप्लाई, इस जगह के ऊपर हम मोमेंट को ले रहे हैं यहाँ, ठीक है, इस जगह के ऊपर वो मोमेंट ये आ रही है। तो वो मोमेंट क्या होगी, 1800 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दिस 1800 मल्टीप्लाइड बाई दिस एक्स 1। दूसरी चीज़ ये आ गई 600x, ये जो है इसको 600x मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x/2। तो ये 2 इसको कैंसिल कर देता है तो 300x² जो कि आपके पास ये आ गई। होपफुली ये सेगमेंट ए बी की आपने मोमेंट इक्वेशन निकाल ली। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सेगमेंट बी सी की तरफ। ये दिस इज ए सेगमेंट बी सी, ये वही सारी की सारी है। अब आपने कट कहाँ करना होगा, सेक्शन आप यहाँ कहीं कट करेंगे। तो ये देखिए कि ये मैंने सेक्शन को यहाँ कट कर लिया। अब इसके इस लेफ़्ट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो आपने उठानी। तो लेफ़्ट के ऊपर आपके पास ये एक बीम आ जाएगी। ओके, उसके ऊपर आपके पास जो लोड था, अब ये लोड इस 4 मीटर के ऊपर है। तो 4 मीटर पहले हमने लेंथ को काट लिया था इस जगह के ऊपर, यहाँ से हमने इसको काट लिया था यहाँ से। तो अब हम यहाँ से नहीं काट रहे, हमने यहाँ से काटा था। तो लेफ़्ट के ऊपर आपको पूरा ही 604 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये सारा के सारा वही 2400 न्यूटन लोड आ गया। ये जो लेंथ जहाँ से हमने काटी थी उसको हम एक्स कह रहे हैं। जो लोड जिस डिस्टेंस के ऊपर लगा था वो 4 मीटर के ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस आपके पास बचा है, ये जो टोटल डिस्टेंस था x, उसमें से 4 निकालेंगे तो दिस वुड बी x-4। दिस डिस्टेंस वुड बी नीडेड व्हेन आपको जब ये वाली यहाँ की ये मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना 2400 को यहाँ से, क्योंकि अब आपने मोमेंट इस जगह के ऊपर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो रिएक्शन जो था वो अपनी जगह के ऊपर एज इट इज़ लगा हुआ था। यहाँ एक रिएक्शन आएगा, यहाँ एक मोमेंट आएगी। अब ये मोमेंट कितनी आ रही है, वो मोमेंट इतनी आ रही है 600x माइनस 4800। अब ये कैसे आ रही है इसको हम आपको बता देते हैं। 1800 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, माइनस 2400 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यू नीड दिस मच डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ये पूरा के पूरा आपके पास था x, और ये जो चीज़ आ रही है ये कितनी आ रही है, ये अब आपने कैलकुलेट करनी है। ये चूँकि है 2 मीटर, ये जो लेंथ होगी ये लेंथ होगी 2 मीटर। तो दिस लेंथ जमा दिस लेंथ, ठीक है। या फिर आप इस पूरे x में से इस 2 को निकाल दें, ये टोटल इज x, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 2। ओके, तो ये आपके पास आ गया 1800x माइनस 2400x, 2400x प्लस 4800, 24 दूनी 48। तो 24 में से 18 गया माइनस 600x और प्लस 4800। तो माइनस 600 आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस 8। तो दिस इज डिस्टेंस। तो ये अब आपने सेगमेंट ए बी की भी निकाल ली, सेगमेंट बी सी की भी निकाल ली। अब आपने जब ये निकाल लिए तो लेट पुट इट इन टेबुलर फॉर्म। ये दिस वाज सेगमेंट ए बी एंड दिस इज सेगमेंट बी सी। एंड ए बी हम जानते हैं कि 0 से 4 मीटर की लेंथ के लिए वैलिड था, और ये जो बी सी था वो 4 से 8 मीटर लेंथ के लिए था। तो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेगमेंट बी सी। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में इसको कर दिया। ये अगर आप स्लोप निकालते हैं तो ये आ जाता है 1800 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2
ठीक है। ये इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में अब आपको आ रही है, इसका भी फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा, इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे डिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आपके पास ये स्लोप इक्वेशन फॉर बोथ द सेगमेंट आ गई एंड यू हैव डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर बोथ द सेगमेंट। इफ़ once you have find out these all those equation of slopes and equation of deflection, then we can move ahead to find out the constants of integration C1 and C2, and you can see that we have 4 constants of integration because we had 2 segments, so that's why we got 4 constants of integration. And to find out those constants of integration, we'll need to find out the boundary condition. We'll have to make use of the boundary condition. So let's see what those boundary conditions are. So the first boundary condition, as you know, that deflection is 0 at x is equal to 0. Deflection is 0 because this was a simply supported beam. Let me draw, अगर मैंने यहाँ ड्रा नहीं किया तो let me draw this thing, क्योंकि अब हम बार बार उस स्लाइड पे जाएं। ये चीज़ थी, ये लोड आपके पास लगा हुआ था, ठीक है जी। तो इसकी जो हमने बनाई थी वो इस किस्म की चीज़ बना दी थी, और हम ये कह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो ये पॉइंट आपके पास A है and this point is B and this point is C, and we are saying that deflection at A is 0 when x is equal to 0. So this x is 0, so this yields C2 is equal to 0. Next boundary condition ये क्या है कि slope is same at x is equal to 4 meter for both the region, क्योंकि इस चीज़ को सिमेट्रिक कंडीशन को हम बार बार पढ़ चुके हैं कि अगर आप यहाँ इसको देखते हैं और इस जगह के ऊपर स्लोप निकालते हैं तो चाहे रीजन ए बी के लिए देख लें चाहे रीजन बी सी के लिए देख लें तो स्लोप वुड बी सेम। इस चीज़ को हम इस्तेमाल करके स्लोप की इक्वेशन में डालेंगे। तो ठीक है, ये स्लोप की इक्वेशन है रीजन ए बी की, दिस इज द ए बी की इक्वेशन है, एंड दिस इज द स्लोप इक्वेशन फॉर द रीजन बी सी। इसके अंदर आप डाल लें एंड यू आर गेटिंग C1 माइनस C3 इज इक्वल टू, यहाँ से भी आपको ज़ाहिर 2 अननोन है तो अभी तक अफाका नहीं हुआ, तो विल हैव टू गो फॉर द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप सेम कह रहे हैं उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन भी सेम है, तो डिफ्लेक्शन इज सेम एट x इक्वल टू 4 मीटर फॉर बोथ द रीजन ए बी एंड बी सी, एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ ए बी एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ बी सी। यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी और आपको मजीद सॉल्व करते चले जाएंगे तो यहाँ से आपको C4 मिल गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस C4 इनटू द लास्ट इक्वेशन, वहाँ से आपको C3 मिल जाएगा। तो C3 आपको पास बल्कि वो इससे निकाल रहा है कि डिफ्लेक्शन इज़ 0 एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, जहाँ दूसरा एंड जो था सपोर्ट बी थी वहाँ भी डिफ्लेक्शन 0 थी तो आप वहाँ से निकाल ले, या फिर इस इक्वेशन को अगर C3 और C4 में कहीं जगह में आया हुआ है वहाँ से डाल के निकाल सकते हैं। तो C3 आपके पास 5600 आ गया, ठीक है। चूँकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी, ये जनरलाइज क्वेश्चन नहीं था ना, इसके अंदर वैल्यूज थी, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे फिगर आ जाते हैं और आपके पास बार बार एक्स मैक्स आता है तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही हो जाती है कि कहीं आपने एक्स की पावर 1 गलत लगा दी तो आपके सारे की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो इसलिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के प्रॉब्लम होते हैं दे आर मच ईजियर टू सॉल्व। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, मिड स्पैन डिफ्लेक्शन उसने कहा था, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हम 4 डाल देंगे तो ये आपके पास जो डिफ्लेक्शन आई वो ये आ गई, इसको EI से तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो ये बैरल EI डेल्टा की फॉर्म में आ गया। EI चूँकि I आपको पता नहीं है, अब उसने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, डिफ्लेक्शन को लिमिट करना चाह रहा है L/360 पे, तो L आपके पास 8 फीट है, तो ये इतनी आपके पास डिफ्लेक्शन जो है वी मस्ट हैव दिस थिंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको चाहिए होगा वो ये चाहिए होगा 16000, ये आपके पास ये आ गया EI डेल्टा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे ना EI डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप इसको इम्प्लाइज दैट कर देंगे तो आपको क्या चाहिए, I चाहिए, तो I वुड बी इक्वल टू 16000 डिवाइडेड बाय I चाहिए, तो I आपने वहीं छोड़ दिया, E और डेल्टा ले लिया, तो ये E आ गया और ये आपने डेल्टा यहाँ से मालूम किया तो आपके पास मामला आसान हो गए। तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ एरिया दैट यू वुड रिकमेंड टू द क्लाइंट कि भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रखें। इसके लिए फिर आप देख सकते हैं कि अगर आपने स्टील का रखना है तो जो उसका AISC का जो मैनुअल है उसके अंदर आपके मुख्तलिफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर गर्डर, आई शेप, फलानी शेप, डिफरेंट शेप के अंदर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकते हैं, तो वहाँ से जाके फिर आप स्टील स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम जो हमने किए हैं इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस लेवल मजीद बूस्ट हुआ होगा। तो आई वुड बी फिनिशिंग इट हेयर
इंशाल्लाह। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉर्जन को हम देखेंगे, और वो जब ईद की अब छुट्टियाँ हैं, ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह जो हमारा क्लासेस शुरू होंगी, और तो फिर इंशाल्लाह मुझे भी टाइम मिल चुका होगा, तब तक मैं भी सेलिब्रेट कर लूँगा। जो मुझे टाइम मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन ऑफ द टॉर्जन इन द पोस्ट मिड टर्म टीचिंग। एंड वो जो प्री मिड टर्म है वो तो मैं आप देख रहे हैं कि लेक्चर में जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, आई एम अपलोडिंग दोज लेक्चर। लास्ट लेक्चर मैंने इलास्टिक कांस्टेंट का आपके लिए अपलोड किया है, तो होपफुली आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, उसको समझे होंगे। तो इंशाल्लाह भी उसमें मज़ीद जैसे टाइम मिलेगा तो मैं और भी इस पे कंटेंट को इंशाल्लाह तैयार करके आपके लिए पेश करूँगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके और जो आपकी इंटरेस्ट मैकेनिक सॉलिड बन रही है। बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, पीपल आर रियली टेकिंग, यू पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। So that's why it's encouraging for me, and that's why I'm uploading all those lectures, because I know you people want to learn and you people are trying to learn. So I'm here to help you, and I will be inshallah uploading lecture as soon as जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। I'm busy all the day preparing content, because presenting these lecture online is a bit difficult, because you have to look for the content, then you will have to prepare the content, and then all those process, recording, editing and all those things, and then uploading. And you know the condition of the internet, sometimes uploading takes about half an hour, 1 hour. सो इसलिए इस तमाम टाइम प्रोसेस जो है इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई रियली वांट टू गिव यू अ टैप ऑन योर शोल्डर एज वेल कि येस यू पीपल आर डूइंग योर हार्ड वर्क एंड यू पीपल आर इनकरेजिंग मी टू ये मैं आपको कंटेंट प्रेजेंट कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर इंटरेस्ट, एंड इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा मैं अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।